बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चैप्टर 6 और इससे पहले की एक्टिविटीज़ हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ रीड आउट की। तो चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अब एक बंदे ने दरख्त उगा लिया, दरख्त को काट कर मार्केट में बेच दिया। अब दरख्त की वो जो लॉग है वो रॉ मटेरियल है, या धागा, रेशम का धागा या कॉटन, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। अब इनको इस्तेमाल में लाती हैं फैक्ट्रीज़ और वो इनसे मैन्युफैक्चर करती हैं एक फ़िनिश प्रोडक्ट जो कि आपके घरों में, आपके जिस्म पर पहने हुए कपड़ों की शक्ल में, आपके घर में मौजूद फर्नीचर की शक्ल में, आपके किचन में मौजूद बर्तनों की शक्ल में आप तक पहुंचती है। और वो कैसे पहुंचती है कि वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, यानी प्लास्टिक को पिघलाते हैं और फिर प्लास्टिक से वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। उसमें टब्स आ जाते हैं, उनमें बकेट्स आ जाती हैं, उनमें प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हैं या कंटेनर्स हैं वो आ जाते हैं। और इसके अलावा धागे से बेडशीट्स बन रही हैं, पर्दे बन रहे हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड और सारी चीज़ें आइटम्स तैयार हो रहे हैं जो कि यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपने घरों में लाकर इस्तेमाल करनी है। ऐसा तो नहीं कि लकड़ी आप बाहर से लाए और आपने उसको फर्नीचर में ख़ुद से ढाल लिया। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग से गुजरना पड़ता है और उसके लिए हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। हमें ऐसी इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है जो रॉ मटेरियल को चेंज करे और उसको फिनिश करके, कंप्लीट करके, उसको प्रोडक्ट बना के हमें दे दे ताकि हम उसको परचेज़ करके अपने घर में ले आएँ। मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ कॉमन सेकेंडरी एक्टिविटी दैट कंट्रीज़ इंगेज इन। अब बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। चाइना है, चाइना बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल पर दुनिया की हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आता है। यानी वो सुई से लेके जहाज़ तक जो चीज़ है उन्होंने बनानी है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में भी चीज़ें बन रही हैं और भी बहुत सी, बांग्लादेश है, वहाँ कपड़े बहुत और टेक्सटाइल का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ जो है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के तौर पर अपनाई जाती हैं मुल्कों में और वो अपने मुल्क से चीज़ को बनाकर बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल यूजिंग मशीनरी। अब क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है और सारे दुनिया में उस चीज़ को भेजना है बनाकर, तो हम इंसानों से तो वो काम नहीं ले सकते क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो हम उसके लिए मशीन्स की मदद लेते हैं। आप देखें, एक इंसान 9 से 5 तक काम कर सकता है, 9 घंटे या 10 घंटे मुसलसल। उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है और वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, कोई नुकसान कर देता है। लेकिन मशीन क्योंकि थकती नहीं है, इसलिए वो हाई प्रोडक्शन लेवल में जाकर आपको चीज़ें बना कर देती है और बड़ी एफिशिएंसी के साथ हाईएस्ट ग्रेड चीज़ें वो बना कर देती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ दूसरे से ना मिलती हो या एक चीज़ से दूसरे में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो। और मशीनरी आपको पता है दिन रात काम करती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो इसलिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है और मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड एज हाई एंड हैवी इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री को लाइट एंड हैवी इंडस्ट्री के अंदर हम कैटेगराइज कर देंगे। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लाइट इंडस्ट्रीज़ में काउंट होती हैं, कुछ हैवी में। और वो कैसे? लाइट इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस fewer raw materials and require less space and power to produce smaller products। अब छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनानी है उन्होंने, जैसे पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, इरेजर्स हैं, कलर्स हैं, कॉपीज़ हैं। तो अगर वो छोटे लेवल पर काम कर रही हैं तो वो लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको कहेंगे लाइट इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग जो है ना वो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स की है, छोटी छोटी चीज़ों की है। अब स्टेशनरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ ही इसमें नहीं आती हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पर इंक्लूड द टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? ये जो सबरोसो है या KNNs हैं, ये भी सारी यही इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये आप को जो कंट्री लेवल के ऊपर रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली रिनोड कंपनीज़ नहीं है या इनको कोई जानता नहीं है। ये बाहर भी अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कपड़े बनाने के लिए खादी वगैरह के ब्रांड्स हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वर्ल्ड वाइड।
ठीक है, और प्लास्टिक के बर्तन बनाने की कंपनीज़ हैं, और सुपर एशिया वगैरह जैसे वॉशिंग मशीन्स बनाने की, तो ये सब लाइट इंडस्ट्री में आता है, जैसे होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं। अब बात करते हैं हम जो हाई इंडस्ट्री है ना, अभी लो इंडस्ट्री के बारे में हमने, लाइट इंडस्ट्री के बारे में बात की, अब हमने हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है, और उसकी लिए हमें बड़ी मशीनरीज़ की ज़रूरत है। उनकी मिल्स के अंदर, उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ काम कर रही होती हैं, और वो बनाते क्या हैं, वो एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती हैं जिनमें गाड़ियाँ बनती हैं, या जहाज़ वगैरह बनते हैं, या बैरी जहाज़ बनते हैं, या ट्रेन्स बनती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लाइट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि लोग और मशीनें दोनों से काम लिया जाता है। तो अब हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। वैसे ये सीपी में इंक्लूड नहीं होते मोस्टली, फैक्ट्स आजकल नहीं हम लोग कर रहे, लेकिन आप फिर भी इसको रीड आउट कर लें तो बेहतर है। Since heavy industries are associated with noise, odor, risk of toxic chemical spills, and fire hazards, many countries locate these industries in the interior of agricultural and industrial zones to safeguard people and एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हैवी इंडस्ट्रीज़ आपको पता है उसके अंदर धुएं भी उठ रहे हैं, स्मेल भी आ रही है, केमिकल टॉक्सिक ख़तरनाक केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आग लगने का भी खदशा है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इस किस्म की जो हैवी इंडस्ट्री होती है ना, वो शहर से बाहर लगाई जाती है, ऐसे इलाकों में जहाँ खेत खलियान हो या ज़्यादा आबादी वहाँ मौजूद ना हो, ताकि किसी भी ख़तरे की पेश नज़र जो है ना उस आबादी को बचाया जा सके। अगर पास लोग नहीं रह रहे होंगे तो किसी भी किस्म के नुकसान को रोका जा सकता है फ्यूचर में। द प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग जोन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड लैंड यूज़ जोनिंग। अब इसको क्या कहा जाता है, लैंड यूज़ जोनिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन के नाम से उसको बुलाया जाता है। जोन्स में एग्रीकल्चरल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है ना। तो हमारे इलाकों में भी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर शहरी आबादी है तो उससे बाहर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, जैसे शेखुपुरे की साइड है, या आप लाहौर में देखो तो बाहर उनके जितने भी एरिया है कसूर की साइड पे, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है शहरी आबादी से थोड़ा दूर। और ये जोन्स इसीलिए बनाई गई हैं विच इज़ मेथड दैट कंट्रीज़ यूज़ टू ऑर्गेनाइज द वेरियस फंक्शंस इन अ सिटी। अब वो सिटी को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए सारी इंडस्ट्री को उन्होंने बाहर रखा हुआ है। किस तरह, क्योंकि अगर इंडस्ट्री शहर के अंदर होगी ना, तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल को कैरी करके अंदर लाना इतने बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर, और फिर चीज़ें बनाकर उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े ट्रक्स के ऊपर लाद कर सड़कों के ऊपर लेकर जाना, तो वो अगर शहर के अंदर ये सारी मूवमेंट होगी तो सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी बड़े बड़े ट्रक जगह ले लेंगे, घेर लेंगे सारी जगह, सारे रोड्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए इनको सिटी से बाहर रखा गया इंडस्ट्रियल जोन में, कि वो बाहर से ही बंदरगाह या हवाई अड्डे तक उनकी चीज़ें पहुंच जाएं, जहां भी उनको पोर्ट तक पहुंचानी है, या अगर शहर में लेकर आनी है तो वो फिर छोटी वैन्स या छोटे मजदास या छोटी कैरेजेस के थ्रू जो है ना सिटी के अंदर उनको लाया जा सके। अब नेक्स्ट आगे हम रीड करते हैं। Manufacturing tends to contribute more to the national income of middle income countries. In 2018, the World Bank estimated that manufacturing accounts for approximately 15% and 21% of the national income of lower middle income and upper middle income countries. अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 2018 में जो उसने एस्टिमेशन की थी कि जो लोअर मिडिल फैमिलीज़ कह रही हूँ कंट्रीज़ हैं, जैसे उसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, तो वो 15 से 21% जो उनकी इनकम है ना वो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ से जनरेट होती है। यानी अगर ये इनकम नेशनल इनकम को या इकनॉमिक को सपोर्ट करने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। जैसे कि ग्राफ में आप देख रहे हो कि बिल्कुल जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं और हाई इनकम कंट्रीज़ हैं ना, उनका ग्राफ इतना ऊपर नहीं गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेके, जबकि अपर और लोअर मिडिल क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रही है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन 2019 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली टू 13% ऑफ पाकिस्तान नेशनल इनकम। अब पाकिस्तान को भी
2019 में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके थ्रू हमारी इकनॉमिक जो है ना बहाल हुई, हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमारी नेशनल इनकम में इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट, फॉलोड बाय स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, देन द स्लॉटरिंग। अब स्लॉटरिंग किसको कहते हैं? ये ज़िबा खाने होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मवेशी एक साथ ज़िबा किए जाते हैं ताकि उनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनका गोश्त ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ पर ऐसे मवेशी जो है ना या कैटल रेजिंग नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, या बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पर जानवर नहीं बच पाते इतने ज़्यादा, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं गोश्त, ठीक है। तो वो गोश्त पहले किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा समझा जाता था कि जी इसकी एक्सपोर्ट से बहुत फ़ायदा हो रहा है नेशनल इनकम को, लेकिन 2019 में इस इनकम का डबल ट्रिपल बढ़ गया जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कदम रखा इसमें और एक्सपोर्ट शुरू की। तो क्या हुआ कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की दोनों इंडस्ट्रीज थी ना, उन्होंने एक्सपोर्ट करके इन सारी चीज़ों को तो हमारी नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जितना कि स्लॉटरिंग जो है ना प्रोफेशन उस वो नहीं कर पाया, या जो हमारे ज़िबा खाने होते हैं या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है गोश्त, पहले वो हमारी इस नेशनल इनकम का हिस्सा बनते होते थे। वो इस दफ़ा भी बने, लेकिन इस दफ़ा वो सबसे नीचे रहे ग्राफ में लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, यानी वो सिर्फ 6% जो है ना कंट्रीब्यूट कर सके हमारी नेशनल इनकम के अंदर, और लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मिलाकर अगर देखें तो तकरीबन 79% लार्ज स्केल ने किया और 15% जो है ना वो स्मॉल स्केल ने किया। तो ऑलमोस्ट ये 90 के नज़दीक, 95 के नज़दीक पहुंच जाता है। 94% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने हमारी हुकूमत के नेशनल इनकम में सपोर्ट किया या उनको कंट्रीब्यूट किया। आप इस पाई चार्ट के ज़रिए भी जो है ना इनकी परसेंटेज देख सकते हो कि लार्ज स्केल जो है वो 79% है और स्मॉल स्केल की कंट्रीब्यूशन 15% है, और जो स्लॉटरिंग वाले हैं उनकी सिर्फ 6% है। The textile industry is the major or most important manufacturing sector of Pakistan, and in contributing to 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लेबर फोर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग लेबर फोर्स जो है वो 40% है हमारी, जो कि टेक्सटाइल फैक्टर में काम करती है, टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। जो लोग हैं इस पेशे से मुंसलिक, बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार फराहम कर रही हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है। अब टेक्सटाइल ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल इनकम के अंदर? तकरीबन 40%, और बहुत इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये पाकिस्तान का। और अगर आप देखें तो दुनिया के हर कोने में हमारे फैक्ट्रियों में बने हुए पर्दे और टेक्सटाइल और ये बाथरोब्स और टॉवल्स वगैरह जो है ना, आपको दुनिया के हर कोने के हर बाथरूम में और हर बेड के ऊपर और हर दीवारों पर लटके हुए पर्दों में पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान नज़र आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। In 2018, Pakistan exported US $13.6 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्सटाइल। इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल हमने जो है ना एक्सपोर्ट की और हमें इतने ज़्यादा पैसे मिले, यानी 13.6 बिलियन US डॉलर मिले। दिस इंक्लूड्स कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड वूलन टेक्सटाइल्स। अब उन सारी चीज़ों में जो हमने मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजी थी उसमें वूल था, ठीक है, और उसके अलावा सिंथेटिक टेक्सटाइल थी जिसके अंदर हम आधी कॉटन यूज़ करते हैं और कुछ जो है ना नायलॉन होती है, उसकी तारें होती हैं, उसमें यूज़ करते हैं। और फिर सिर्फ कॉटन और कॉटन से बनी हुई सारी टेक्सटाइल, या कॉटन क्या होती है, जो प्योर कॉटन, रॉ कॉटन होती है जिसके वाइट फूल होते हैं, ठीक है ना, वो वाली कॉटन, और कॉटन से बने हुए टेक्सटाइल जिनमें पर्दे आ जाते हैं, बेडशीट्स आ जाती हैं। तो सिंस पाकिस्तान ग्रोज कॉटन, इट इज़ एबल टू ऐड वैल्यू टू एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। अब अल्लाह की तरफ से हम कॉटन भी खुद अपनी उगाते हैं, ठीक है ना, तो हमें लेकर फील्ड से लेकर टेबल तक जो है ना हमारी जितनी प्रोडक्शन के मराहिल हैं वो बड़े आराम से हम तय कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर की चीज़ है, ठीक है, हमने उसको हार्वेस्ट भी किया है, ठीक है, कल्टीवेट भी किया और हार्वेस्ट भी करके उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया। यानी फूल उतारा हमने कॉटन का अपने ही खेत में से और उसको इंडस्ट्री में ला के मैन्युफैक्चर करके उससे बेडशीट, पर्दे और चीज़ें बना ली, और हमारे लिए ये बड़ा स्मूथ था। अगर हमें कॉटन बाहर से लानी पड़ती तो उसमें
100 मसाइल थे, कभी माल ठीक नहीं होना था, कभी पैसे ऊपर नीचे हो जाने थे, और हमारी जो टेक्सटाइल के रेट्स हैं बेडशीटों के वो इंक्रीज़ कर जाने थे। तो क्योंकि हम अपनी कॉटन खुद पैदा करते हैं तो इसलिए हमें बचत आई बहुत ज़्यादा। जब हमने वो चीज़ बाहर बेची तो हमने काफ़ी महंगे दामों बेची, और हमें जो है ना पूरा फल और पूरा उसका फ़ायदा मिला। अब ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ना पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेकेंडरी वाला, तो आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। पाकिस्तान ऑल्सो फोकसेस ऑन द ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा जो हमारी फोकसेस हैं पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हम गाड़ियाँ भी बना रहे हैं अपनी, हमारी फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, और खादें वगैरह, और इसके अलावा हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, मैपल लीफ वगैरह, अगर मियांवाली की साइड पे आप देखें तो बहुत बड़े बड़े सीमेंट के वहाँ पर जो है ना यूनिट्स लगे हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज़ इन द कंट्री, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री विद इन मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना, उसकी नौकरियाँ जो हैं देने का प्रोसेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं इंडस्ट्रीज़ ने जो है ना आम किया हुआ है। ये ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको नौकरियाँ मिलती हैं आसानी से। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में आ रही हैं, कंट्री में आ रही हैं हमारी, जिससे हम बहुत बेहतरीन तरीके की गाड़ियाँ या हम और चीज़ों को तैयार कर रहे हैं जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है। और हमारी ये इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत आला कारकर्दगी है मैन्युफैक्चरिंग की। देखते अगर वो कोई लोग देखेंगे अच्छा ये पाकिस्तान की बनी हुई है, तो वो बहुत खुश होकर वो चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बहुत हाई क्वालिटी की है। The fertilizer industry is also highly developed due to Pakistan dominant agriculture sector। अब पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो वो डोमिनेट करता है किस तरह, क्योंकि हमारा मुल्क ज़राअत से ज़्यादा मुंसलिक है ना, हमारे अल्लाह ने बहुत ज़रख़ीज़ ज़मीन बनाई हुई है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम बहुत सारी गंदम चावल जो है एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी मकदार के अंदर। तो ये वाली इंडस्ट्री भी जो है ना खादों के रिलेटेड, क्योंकि हमारा ज़राअत का कल्चर है ज़्यादा, यहाँ पर लोग ज़्यादा फसलों से रिलेटेड हैं, फसल उगाते हैं, तो खादें भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ का जो सेक्टर फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है ना वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री बाय मैनेजिंग ग्रांट्स एंड टैक्सेस। अब हमारी इस इंडस्ट्री को ना, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर सेक्टर को हुकूमत पाकिस्तान भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। वो इनको ग्रांट्स देती है अपने तरफ से, पैसे बीज के या फर्टिलाइज़र्स के, या आसानी से जो लोन्स हैं, या इनको टैक्सेस माफ़ कर दिए जाते हैं जो लोग फसलें उगाते हैं या किसानों को। द सीमेंट इंडस्ट्री ग्रू ड्यू टू द लॉन्च ऑफ द गवर्नमेंट लो कॉस्ट housing schemes which involves the building of 5 million houses for the होमलेस। अब ये 50 लाख घरों की जो बात हुई थी ना, इमरान खान ने की थी, अब पता नहीं वो कब बनेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो सीमेंट की इंडस्ट्री है ना वो ग्रू होना शुरू होगी, क्योंकि इतने सारे घरों के लिए आपको पता है सीमेंट की कॉस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें लो कॉस्ट घर बनाने हैं, तो हमें सीमेंट अपने ही पाकिस्तान से ही ख़रीदना होगा। तो सीमेंट की इंडस्ट्री जो है उससे बात की गई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको अच्छी कीमत के ऊपर यानी मुनासिब कीमत के ऊपर इस सारी स्कीम के लिए देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको इतना बड़ा जो है वो मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट कि इतने मिलियंस ऑफ हाउसेस हैं जिनको बनना है, और उनकी बहुत ज़्यादा सीमेंट जो है ना वो बिक रहा है। तो इसलिए हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री भी जो है ना वो ग्रो कर रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट टेंडर्स दे रही है सीमेंट की इंडस्ट्री को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। तो ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेकंड जो टॉपिक है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो जितने भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है ना अपलोड कर दी थी। ये मेरे से कहीं स्किप हो गए थे पेजेस, तो मैं ये अपलोड नहीं कर सकी, सो मैंने इनको अब अपलोड किया। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।